मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 5 इंटरमीडिएट गणित 2019 सेट कोड है 324 EM के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 4 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रश्न 1 से 4 तक कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 5 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न 5वें का बताया गया है, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। तो ये प्रश्न पाठ 2 से लिया गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। ठीक है, लगवाते हैं इसको। यहाँ पे पहले लिख लेना है 5वें का हल। ठीक है ना, LHS ले लो। साइन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5। ठीक है, 2 पद हैं, लिख लेते हैं 3/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5। मेरे प्यारे बच्चों, आंसर सीट जो हमें लाना है ना, RHS टेन इनवर्स 27/11। तो टेन इनवर्स है यहाँ पर। तो हमको मिल गया टेन इनवर्स दूसरे वाले पद में, लेकिन पहले वाले पद में अगर मिल जाता टेन इनवर्स तो हम फार्मूला लगा लेते, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस XY। तो आपको क्या करना है, इसे टेन इनवर्स बनाना है, साइन इनवर्स को। देखो हम लिख देते हैं, फार्मूला एक है, जैसे साइन इनवर्स x होता है बराबर कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बराबर होता है टेन इनवर्स x के अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले का नाम पता है, जब हमने आपको पार्ट 2 पढ़ाया, और पहली ही क्लास में पार्ट 2 के सारे फार्मूले लिख दिए थे, तो वहां पर हमने बताया था इस फार्मूले का नाम चेंज फार्मूला है। कहने का मतलब है साइन इनवर्स से आप कॉस इनवर्स बना सकते हो, साइन इनवर्स से टेन इनवर्स बना सकते हो। तो हमको यहाँ पे टेन इनवर्स बनाना है साइन इनवर्स को, तो ये उठा लो, क्योंकि साइन इनवर्स के बराबर है टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर x दिख रहा है, तो आपको x के स्थान पे 3/5 रख देना है। जहाँ जहाँ x है 3/5 रख दो। यहाँ पे रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, और बाद वाला पद आपको एटरीज लिखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हल करेंगे, मतलब कोण को सरल करेंगे, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। ठीक है, यहाँ पे देख लो, टेन इनवर्स अंश में रहा 3/5 और हर में 25 ले लो लघुत्तम, गुणा करोगे 25 मिलेगा और माइनस का 9, रूट ले लेना, और प्लस दूसरा पद है टेन इनवर्स 3/5। ठीक है, थोड़ा और हल करेंगे। टेन इनवर्स ऊपर मिला 3/5, 25 से 9 जाएगा 16 मिलेगा, 16 को बाहर निकालोगे रूट से 4 निकलेगा, 25 का 5 निकलेगा, प्लस टेन इनवर्स 3/5। ठीक है ना। अब एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पे, टेन इनवर्स 5 से 5 कटेगा ना, 3/4 आएगा, प्लस का टेन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो इतना नोट कर लो। अब इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको रेविड फाइल ले लेते हैं। चलो पहले फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस का टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस का y के अपान 1 माइनस XY। ये फार्मूला होता है, याद ना हो तो याद कर लेना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बराबर आपको यहाँ पे लिखना है टेन इनवर्स, अब यहाँ पे x प्लस वाई है, तो आपको x का मान 3/4 ले लेना है और y का मान 3/5 ले लेना है। तो ऊपर जोड़ लेना है x प्लस वाई। ठीक है, अपान में 1 माइनस, अब गुणा करना है इन दोनों का, तो 3/4 गुणे 3/5। ठीक है, इतना नोट करो। अब इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो, टेन इनवर्स लघुत्तम ले लो, कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। ठीक है, 5 का 3 में गुणा करो 15 मिलेगा, प्लस 4 का 3 में गुणा करो तो 12 मिलेगा।
हमने आपको बताया था टेन इनवर्स वाले जो प्रश्न होते हैं, आप जब हल करोगे टेन इनवर्स का कोण को, तो लघुत्तम सेम आपको लेना है। अंश में लघुत्तम जितना मिला उतना ही हर में मिलेगा। 5 चक्कू 20, ठीक है ना। अब 20 का 1 में इंटू करेंगे तो 20 मिलेगा, माइनस के बाद में 3 का 3 में इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, बराबर टेन इनवर्स, यहाँ पे कितना मिला 2 और 5 7, एक और 2, और यहाँ पे कितना मिलेगा बताओ 11। आंसर सीट देख लो, टेन इनवर्स 27/11, यही लाना थी। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो। अब अगले प्रश्न की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। रफ हो गया। अब आपको अगला नंबर यहाँ पे डाल लेना है, खा। यहाँ पर बताया गया है सिद्ध कीजिए कि इस साड़ी की आंसर शीट इतनी निकालना है। ठीक है, हमने आपको साड़ी पढ़ाया था, तब हमने आपको बताया था जिस साइड आपको साड़ी मिल जाए उसी साइड को आपको लेके चलना है। तो हमको LHS में साड़ी मिल गई है, तो हम LHS लेके चलेंगे। पहली पंक्ति के अवयव देख लो y + z x y, दूसरी पंक्ति के अवयव देख लो z + x z और x, तीसरी पंक्ति के अवयव देख लो x + y y और z। ठीक है, साड़ी दो तरीके से हल होती है, देख लो, प्रसार से, और दूसरा देख लो यहाँ पे ऑपरेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑपरेशन कब यूज करते हैं और प्रसार कब करते हैं, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। प्रसार तब हम यूज करते हैं साड़ी में जब आपको साड़ी की आंसर शीट एक पद की मिल जाए। अगर सिद्ध वाले प्रश्न मिल जाएं आपको और एक पद की आंसर शीट मिल जाए, तब आपको प्रसार से साड़ी की आंसर शीट निकालना है। अगर साड़ी की आंसर शीट 2 या 2 से ज़्यादा पद मिल जाएं, तब आपको ऑपरेशन यूज करके साड़ी की आंसर शीट निकालना है। तो यहाँ पे देखो कितने पद हैं, 2 ये और 1 ये, 3 हो गए। इनटू में ही बता रहा हूँ, तो 2 या 2 से ज़्यादा बताए थे ना, तो वहाँ पे 3 मिले। तब आपको ऑपरेशन यूज करके और ये आंसर शीट निकालना है। और मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बता देते हैं, जैसे ऑपरेशन अपने पास से यूज नहीं करते हैं, आंसर शीट देखकर आपको ऑपरेशन यूज करना है। जैसे यहाँ पर x + y + z है और x - z है, तो ऑपरेशन ऐसा यूज करो कि हमको ये मिल जाए या पहले ये मिल जाए, कोई सा मिल जाए ब्रैकेट। तो हम बताते हैं आपको, अगर हम C1 में C2 को जोड़ दें तो पहला अवयव x + y + z मिल जाएगा, लेकिन दूसरा अवयव 2z + x मिलेगा। तो मतलब सारे के सारे अवयव में x + y + z नहीं मिला है। नहीं मिला है तो कॉमन नहीं ले सकते हो, तो ये ऑपरेशन फेल हो गया। अब C3 के अवयव जब हम C1 में दे दें तो पहला अवयव क्या मिलेगा, 2y + z, नहीं मिला x + y + z, तो ये भी ऑपरेशन फेल हो गया। अब आपको पंक्तियों में ऑपरेशन यूज करना है। तो अगर हम R1 में R2 और R3 जोड़ दें तो यहाँ पे कितना मिलेगा, पहला अवयव 2x + 2y + 2z मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जब जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे x + y + z, और यहाँ पर कितना मिलेगा जब जोड़ेंगे x + y + z, तो तीनों अवयव हमें x + y + z मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे तो कॉमन ले लेना और ये मैच कर लेना, फिर बचेगा x - z का होल स्क्वायर। फिर देखेंगे आगे, पहले इतना तो काम करो। तो ऐसे करके ऑपरेशन आपको यूज करना है। हमने आपको पहले ही बताया है, ऑपरेशन अपने पास से यूज नहीं करते हैं, आंसर शीट देख कर यूज करते हैं, किसको जोड़ें किसको घटाएं। तो हम क्या करेंगे, R1 में R1 प्लस का R2 प्लस का, यहाँ पर हम R3 ले लेते हैं। ठीक है, R1 टेंस टू R1 + R2 + R3। मेरे प्यारे बच्चों, हमने तीनों पंक्तियों को जोड़ा और कहाँ पे लिखेंगे, R1 में। इसका मतलब यही है, जो बाद में है काम करो कहाँ पे लिखना है, जो यहाँ पे लिखा है पहली पंक्ति में लिखना है। और आपको पता है ये 3 वाला ऑपरेशन केवल एक ही यूज होता है एक साड़ी में। 2 ऑपरेशन कब यूज होते हैं, वो घटाने वाले या जोड़ने वाले, एक साथ 2 यूज हो जाते हैं, लेकिन 3 वाला एक ही ऑपरेशन यूज होता है, इतना ध्यान रखना है।
तो आपको ये भी जानकारी है, जिस पंक्ति में हम जोड़ते या घटाते हैं उसी के अवयव चेंज होंगे, और जिस पंक्ति में ऑपरेशन यूज नहीं हो रहा उसके अवयव सेम टू सेम रखेंगे। तो दूसरी पंक्ति के अवयव सेम टू सेम, तीसरी पंक्ति के अवयव भी सेम टू सेम। काम हो रहा है पहली पंक्ति में, तो आपको पता है यहाँ पे मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा अवयव हो गया, तीसरा अवयव x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब पहली पंक्ति में आपको कॉमन दिख रहा है, पहली पंक्ति में कॉमन दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड दिख रहा है तो ले लो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, और यहाँ पर z प्लस एक्स और z और x आइटेडिज लिखना है, यहाँ पर x प्लस वाई वाई और z आइटेडिज लिखना है। अब आपको क्या करना है, ये तो मैच हो गया, ये मैच करना है, x माइनस जेड मिल जाए, ऑपरेशन यूज करो। तो अगर घटाएंगे ये x यहाँ पे C2 में C3 को घटाएंगे, z माइनस एक्स यहाँ पे तो मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, सभी अभी हम मिल जाते अगर तो हम ऑपरेशन यूज कर लेते, C2 में C3 घटा देते, तो ये ऑपरेशन फेल हो गया। अब देखो अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा कर दें और इसे घटा दें तो 2z माइनस एक्स और यहाँ पे y माइनस एक्स मिलेगा, ये भी ऑपरेशन फेल हो गया। अब ऑपरेशन यूज ना करो, अब कम से कम 2 जीरो बना लो किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ में। जब 2 जीरो बन जाएंगे तो एक पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी, प्रसार जब करोगे तो 2 जीरो बना लो, आगे से बना लो या पीछे से बना लो, आपकी मर्जी है। तो हम क्या करेंगे, आगे से बना लेते हैं, देख लो कैसे बनेंगे। हम C1 लेंगे, ठीक है, C1 माइनस, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, इसमें 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, C2 में, और घटा देंगे C1 में। 2 का गुणा करो, इसमें 2 में से 2 गया 0, 2 का गुणा करो 2z हो गया ना। अब घटाएंगे तो 1z बचेगा माइनस का, तो x माइनस का z यहाँ से मिल गया, इसमें 2 का गुणा हुआ है 2y और ये प्लस का y, तो माइनस का y और प्लस का x। ठीक है, एक साथ ऑपरेशन यूज करते हो या कर सकते हो 2 वाले। ठीक है, 1 जीरो बन गया, 1 यहाँ पे बना लो, तो C2 ले लेते हैं, C2 में C3 घटा लेंगे, 1 में से बन गया 0, घटाओ तो दूसरा अवयव z माइनस एक्स घटाओ तो y माइनस जेड मिलेगा, यहाँ पे 1 और x और z। हमने आपको पहले ही बताया जिस पंक्ति में ऑपरेशन नहीं यूज कर रहे हो या जिस स्तंभ में ऑपरेशन नहीं यूज कर रहे हो उसके अवयव सेम टू सेम रहते हैं। तो C3 में ऑपरेशन नहीं यूज हुआ इसीलिए इसके अवयव सेम टू सेम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा रैपिड फायर। चलो भाई, इसके आगे देख लो कैसे हल करोगे। अब आपको प्रसार करना है क्योंकि 2 जीरो मिल गए। आपको ये जानकारी है कि कम से कम 2 जीरो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में मिल जाते हैं तो उसी के सापेक्ष प्रसार किया जाता है। तो हमें R1 में मिलेगा है, तो R1 में मिलेगा, तो R1 के सापेक्ष आपको प्रसार करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो x प्लस वाई प्लस जेड आपको यहाँ पे लिख देना है। हो गया ना, ठीक है। पहला अवयव 0 हटाओ, फिर -0, फिर 1। अब देखो ये 1 है ना, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा लो, इसका इसमें इंटू करो, तो x माइनस का z, ठीक है, y माइनस का z, माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करेंगे तो x माइनस का y और z माइनस का x। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पे x माइनस जेड है, आपको x माइनस जेड कॉमन ले लेना है। यहाँ पे z माइनस एक्स है, माइनस यहाँ पे दे देंगे, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस का y प्लस का z हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, x माइनस का z। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट में क्या मिला, यहाँ पे x माइनस जेड चला गया तो y माइनस जेड, और माइनस यहाँ से निकालो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने z माइनस एक्स कॉमन नहीं लिया, x माइनस जेड लिया है। तो x पहले लिखना है, z बाद में, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, वो माइनस यहाँ पे प्लस बन गया। इसको हम रफ कर देते हैं,
और आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके आगे, तो x प्लस का y प्लस का z और इनटू में x माइनस का z। यहाँ पे देखो प्लस y माइनस y कट गई, क्या मिला यहाँ पे, प्लस का x मिला और माइनस का z मिला। तो एक जैसा है, गुणे में गाते हैं जुड़ती हैं, तो इसको ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पर x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये आंसर शीट आ गई RHS। ठीक है, ये भी हो गया। अब गा देख लो, गा इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहा करो। ठीक है, अगर हम गा की बात करें, जब हमने प्रश्नावली 7.11, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम उदाहरण की बात करें, ये गा है, उदाहरण की बात करें, उदाहरण 37 है, प्रश्नावली 7.11 का सेम टू सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसको लगवाया था और आपको समझाया था, लेकिन यहाँ पर भी इसको लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, गा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको लेके चलना है और ये आंसर शीट निकाल देना है। तो LHS आपको लेके चलना है, क्योंकि प्रश्न में लिखा सिद्ध कीजिए। तो I बराबर 0 से π/2 log sin x और यहाँ पे लिख दो dx। ठीक है, आपको पता है कि इस प्रकार के प्रश्नावली 7.11 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जब हमने ली थी, तो हमने आपको log sin x, log cos x, log tan x, log cot x, log sec x, log cosic x, ये 6 क्वेश्चन अपने पास से दिए थे, जिसकी 4G ट्रिक से आंसर शीट बताई थी। जिन बच्चों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास नहीं ली प्रश्नावली 7.11 की, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको कंप्लीट, मज़ा आ जाएगा भाई। 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाली थी, तो यहाँ पर आंसर शीट पहले से ही मिली है, तो 4G ट्रिक से आंसर शीट क्या करोगे निकाल के, केवल आपको लगाना है। समीकरण 1 इसलिए डाला, आपको पता है इस प्रकार के प्रश्न जो हमने अभी गिनाए थे, सारे के सारे गुणधर्म 4 से ही लगाए जाते हैं। तो इसीलिए समीकरण डालने के बाद आपको गुणधर्म लगाना है 4। कैसे होता है, लिमिट को प्लस करेंगे, लिमिट को प्लस करेंगे और x जो है माइनस करेंगे। ये x जो है प्रगुण 4 का है, तो जहाँ पे x है कितना रखना है, इतना रखना है, π/2 माइनस का x और dx। यहाँ पे लिख दो P4 से लिख दो। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हल करेंगे। I बराबर यहाँ पे 0 से π/2 log sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। इसे समीकरण नंबर 2 डालो। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर गुणधर्म 4 लगता है तो समीकरण को जोड़ा जाता है, ऐसा नहीं है। कब जोड़ते हैं कब नहीं जोड़ते हैं ये भी हम जानकारी आपको दे देते हैं। अगर गुणधर्म 4 लगाया, ठीक है, तो जोड़ते तब हैं जब या तो कटता हो या कोई फार्मूला बनता हो, तभी जोड़ते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब नहीं जोड़ते हैं, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा, कौन सा बनेगा, 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। ये फार्मूला बनेगा जब हम जोड़ेंगे। तो फार्मूला बनेगा या फिर कटेगा तभी जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे क्या लिख दें, जोड़ने पर, तो बराबर के मेरी तरफ i प्लस आई बराबर के उस तरफ 0 से π/2 और dx, ये एक बार लिखना है कॉमन, बराबर के उस तरफ केवल फलन को ही जोड़ना है। तो यहाँ पे फलन क्या है, log sin x, और यहाँ पे फलन क्या है, log cos x, यही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे, देखो log m प्लस का log n, ये फार्मूला होता है log m प्लस का log n, इस फार्मूले का यूज होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्लस है तो इंटू में लिखना है, वो तो सेम टू सेम हो गया, जो यहाँ पे वो यहाँ पे लिख दिया। तो log mn मतलब प्लस वाला फार्मूला इंटू में बन जाता है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो बराबर के मेरी तरफ कितना हो जाएगा, 2i, बराबर के उस तरफ 0 से π/2। अब यहाँ पे फार्मूला लगा लो log mn, देखो फार्मूला बना है
2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, नहीं बना, 2 का गुणा 2 का भाग करना है तब बनेगा। तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग हमने कर दिया 2 का गुणा और 2 का भाग, ठीक है। ये भैया स्टेप हम डाल देते हैं फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है, स्टेप फर्स्ट इसलिए डाल दिया, ये लाइन ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए ऐसा तो फार्मूला जरूर बनाना है। तभी हमने 2 का गुणा 2 का भाग किया है। आगे बढ़ते हैं। तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, ऊपर हो जाएगा लॉग साइन 2x और नीचे हो जाएगा 2। कौन सा फार्मूला लगाया है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। ये फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक फार्मूला हम लगाएंगे लॉग का, लॉग m बटे n होता है बराबर लॉग m माइनस का लॉग n, ये होता है। ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, ये भी स्टेप आपको ध्यान रखना है। 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस का लॉग 2। यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं? स्टेप सेकेंड। ये स्टेप है इसलिए डाल रहे हैं कि आपको 1 बाई 1 लाइन ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इतनी ही लाइनें बनती हैं इस वाले प्रश्न में। अब इसके बाद में देखो 2 पद हैं, दोनों का अलग अलग समाकलन कर दो। 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x और dx माइनस का लॉग 2 आगे ले लो, 0 से पाई बाई 2 और dx, इतना नोट कर लो। अब इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है लॉग साइन 2x, यहाँ पे लॉग 2। देखो आंसर शीट जो है ये वाला पद बता देगा, दूसरा पद आंसर शीट पूरी पूरी बता देगा। ये नहीं बता पाएगा, ये प्रश्न बनेगा पूरा पूरा, ये बनाओ। तो यहाँ पे कोण क्या है? x है, और यहाँ पे क्या है? 2x है। अब आपको मानना है 2x को t मानना है, कोण आपको x करना है, प्रश्न बनाना है पूरा पूरा प्रश्न, मतलब समीकरण 1 बनाना है जो हमने डाला था। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, तो प्रतिस्थापन विधि का यूज होता है। तो प्रतिस्थापन विधि से, ये भी आपको स्टेप ध्यान रखना है। स्टेप हम थर्ड डाल देते हैं। जितनी स्टेपें बता रहे हैं ये फिक्स हैं, ये फिक्स है, चेंज नहीं कर सकते हो। जो फिक्स है उसको तो आप ध्यान रखना। अवकलन इस तरफ, ठीक है। dx बराबर क्या लिखना है? dt अपॉन 2। जब प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं तो आपको पता है लिमिट चेंज करना पड़ती है। जब x बराबर, ये dx है, लिमिट चर x की है, जब x बराबर इतना तब चर t में लिमिट निकालो, तो पाई बाई 2 रख दो, तो पाई हमको मिल गई अपर लिमिट। यहाँ पे लिखो जब x बराबर 0 तब यहाँ पे रखो 0, 2 इंटू 0 इक्वल टी, तो 0 इक्वल कितना मिला? t। तो लोअर लिमिट हमको कितनी मिल गई? 0 मिल गई, ठीक है। 2i बराबर आपको लिख लेना है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई। यहाँ पे क्या आएगा? लॉग साइन t और यहाँ पे dt अपॉन 2, ठीक है, ये वाला। और बाद वाले पद का समाकलन कर लो, अचर पद का x, और लिमिट यूज कर लो 0 से पाई बाई 2। इतना नोट करो और फिर रफ करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 2i बराबर, यहाँ पर 1/2 आगे ले लो, ठीक है, और 0 से पाई क्या करेंगे? लॉग साइन x, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? dx। पूछेंगे आपसे ऐसा कौन सा गुणधर्म है जो डायरेक्ट t से x में चेंज कर देता है? P0 है, P0, ठीक है, लिख देंगे सामने। पहले यहाँ पे देख लो, माइनस का लॉग 2 अपर लिमिट, अपर लिमिट, फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट, और यहाँ पे लिख दो P0 से हमने ऐसा किया है, t से डायरेक्ट हमने x में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे लिमिट कितनी है? पाई बाई 2, यहाँ पे पाई है, तो पाई बाई 2 बनाना है, लिमिट क्या बनाना? पाई बाई 2, तब पूरा पूरा प्रश्न बनेगा। ऐसा कौन सा गुणधर्म है जो लिमिट को आधा करता है? 7वां है गुणधर्म P7, ठीक है। तो कैसे?
यूज होता है एफ एक्स बराबर लिख लो log sin x। ठीक है, अभी बता रहे हैं, गुणधर्म भी बता देते हैं। P7 नहीं है, P6 है। ठीक है, P6 दे है, तो लिमिट है 0 से 2a एफ एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पर बोलता है 2 का गुणा और लिमिट का आधा एफ एक्स डी एक्स। एक शर्त होती है एफ 2a माइनस एक्स बराबर आता है प्लस का एफ एक्स 0। तो यदि ना लिखो कोई बात नहीं है, एफ 2a माइनस एक्स बराबर आता है माइनस का एफ एक्स। नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का एफ एक्स। तो प्लस आए तो लिमिट का आधा हो जाता है और 2 का गुणा हो जाता है। तो देखेंगे प्लस का एफ एक्स आएगा कि माइनस का। और ये जो यहाँ पे लेते हैं 2a माइनस एक्स, मतलब 2a में से ये वाला x माइनस होता है। तो मेरे पास क्या है, पाई है। अब पाई में ये वाला x माइनस कर दो, जहाँ जहाँ x है इतना रख लो, साइन पाई माइनस का x। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, समझ गए हो। P6 है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या है, यह पाई माइनस का x बराबर साइन 180 अंश माइनस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसिक प्लस होता है, तो द्वितीय चतुर्थांश में ये कोण मिला है तो भी साइन प्लस हो गया। अब ये किसकी आंसर शीट है, इसके बराबर एफ एक्स है। लिख दो यह पाई माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। तो मतलब प्लस का आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा और लिमिट का आधा, 180 का आधा 90। तो लॉग साइन एक्स और डी एक्स माइनस का यहाँ पे कितना आएगा, पाई बाई 2 log 2। अब यहाँ पे लिख दो P6 से हमने ये किया है 2 का गुणा लिमिट का आधा। अब काट दो, ये पूरा प्रश्न बन गया। तो बन गया है समीकरण 1 से आई रख दो माइनस का पाई बाई 2 log 2। यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से हमने क्या किया है, आई रख दिया है। आंसर शीट आ गई। देखो यहाँ पर बता देते हैं, तो आई को इस तरफ लाएंगे तो 2i माइनस का आई बराबर माइनस का पाई बाई 2 log 2। ठीक है, अब घटा लो तो 2i में से आई चला जाएगा ना, माइनस का पाई बाई 2 log 2। ये आंसर शीट आ गई RHS। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो भी प्रश्न है, बताया गया है रेखाओं, पहली रेखा और दूसरी रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो होमवर्क डाल देते हैं, कर लेना। और वैसे भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है, 8 नंबर का या फिर 6 नंबर का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि 2020 के जब हमने 7 सेट कंप्लीट करवाए तो बहुत ये प्रश्न रिपीट हुआ था। ठीक है, कर लेना इसको। और ये वाला जो अड़ा है ये भी रिपीट प्रश्न है, 2020 का 5वां सेट है। सेट कोड है 324/x। प्रश्न है 6 का। तो ये रिपीट हुआ है, उड़ा देना आप लोग इसका गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लिख जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, रिपीट प्रश्न मिल रहे हैं, ऐसे ही पेपर में आपको मिलेंगे प्रश्न, उड़ा देना है पेपर का गर्दा। ये देखो अगला चा, इसमें बोला है ये भी रिपीट है, 2020 का 5वां सेट है, सेट कोड है 324/x। प्रश्न है 5वें का चा, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे जो 5वें का चा है वही यहाँ पे है, लेकिन क्या है, सेट चेंज है और साल चेंज है। तो ये प्रश्न जो है 5 कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी, जल्दी नोट करो इसे। अब आपको प्रश्न 6 का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर इतना एक संतत फलन है। तो ये प्रश्न पार्ट 5 से लिया गया है, सांतत तथा अवकलनीयता से। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, फिर हल करवाते हैं। 6 का हल क्या लिखना है, सबसे पहले फलन लिखना है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पे देख लो, दिया गया फलन, ठीक है, f(x) बराबर बताया गया है कि साइन x/x है, और इसके लिए शर्त बताइए x लेस देन 0। फिर बताया गया है x+1 है, और इसके लिए शर्त x ग्रेटर देन इक्वल 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बताया गया है सिद्ध कीजिए फलन जो है संतत है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न में क्या मिलना चाहिए,
fx का मान मिलना चाहिए और x का मान मिलना चाहिए। तो केवल और केवल हमको fx का मान मिला है, अब x का मान नहीं मिला है। जब आपको इस प्रकार का फलन मिल जाए ग्रेटर और लेस वाला, तब आपको x का मान कहाँ से लेना है हम आपको बताते हैं। आपको यहाँ पर शर्त में देख लेना है कहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर है, यही x का मान लेना है। इस प्रकार का प्रश्न कहीं आपको मिल जाए ग्रेटर और लेस, आपको प्रश्न में x का मान ना दिया जाए, तब आपको x का मान देख लेना है शर्त में कहाँ पे बराबर है, वहीं से x का मान ले लेना है। तो हमको मिला है 0, तो x बराबर 0 पर हम सिद्ध कर देंगे फलन संतत है या फिर सांतत है या सततता है। तो मेरे प्यारे बच्चों x बराबर a पर फार्मूला तो आपको पता होगा, एफ ए का मान निकालते हैं सबसे पहले, ये बराबर पर निकलता है। अब बात करेंगे हम RHL की, हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पक्ष सीमा, तो एफ ए प्लस 0 इसका मान निकालते हैं। अब बात करेंगे हम LHL की, इसको बोलते हैं दक्षिण पक्ष सीमा, इसको बोलते हैं वाम पक्ष सीमा हिंदी में, इसका मान निकालना है। तीनों के मान निकालना है और इन तीनों के मान बराबर ही निकलेंगे, क्योंकि बताया गया है संतत फलन सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको इसका मान निकालना है। यहाँ पे x बराबर a है, मेरे पास 0 है, तो f0 का मान निकालना है। कहाँ से निकलता है? बराबर से। अब शर्त में देखना है कहाँ पे बराबर है, यहाँ पे इसके सामने जो है x+1 जो फलन का मान दिया गया है, इसका यूज करके इसका मान निकालना है। फिर रिपीट करके बता देते हैं, आपको इसका मान निकालना है, शर्त में देखना है कहाँ पे बराबर है, बराबर के सामने फलन का मान ले लेना है और मान ज्ञात हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पे है, तो इस शर्त में ये मिल गया है, तो इस शर्त के सामने फलन का मान ले लेना है, इसकी आंसर शीट निकल आएगी। कुछ नहीं करना है, चर चेंज करना होता है। तो x के स्थान पे 0 लिखना है, और अचर चेंज नहीं होता है, तो ये लो अचर चेंज नहीं होता है, नहीं चेंज किया, आंसर शीट कितनी निकली? बराबर 1 निकली। अब इसके बाद में आपको RHL निकालना है। तो मेरे पास 0 है, तो 0 + 0 बराबर में लिखेंगे, लेकिन इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 + h। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये 0 है, ये x का मान होता है, बाद में ये 0 आपको दिख रहा है, ये लिमिट का होता है, ये 0 आगे चल के क्या बन जाता है? h बन जाता है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, देखो जैसे यहाँ पे प्लस है, तो आपको शर्त में देखना है अस्मिका, चर x की तरफ देखती हो, तो इसका मान फलन ले लेना है और वहीं से निकलेगा। तो अगर प्लस है तो अस्मिका देखती हो चर x की तरफ, ये ट्रिक है। तो ये अस्मिका देख रही है, इसके सामने जो फलन का मान दिया गया है, इसका यूज करके इसका मान निकलेगा। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 + h कहाँ रखना है? x के स्थान पे। चर चेंज करना है, अचर नहीं चेंज होता है, 0 + h और प्लस का 1। ठीक है, और ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाया ऐसा लगेगा लिमिट पहले वाले पद की है, दूसरे वाले पद की नहीं है। ठीक है, तो दोनों की है। पहले हम सरल करेंगे, यहाँ पे कितना मिलेगा? h + 1। देखो पहले आपको सरल करना है, लिमिट का मान बाद में रखना है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। अब इसके बाद में लिमिट हटाएंगे और h के स्थान पे 0 रख देंगे। तो यहाँ पे देख लो 0 + का 1 बराबर 1, तो इसकी आंसर शीट 1 निकली, इसकी आंसर शीट 1 निकली। ठीक है, दोनों की समान निकली। तीसरी और निकालेंगे लिमिट का मान, उसकी भी 1 ही निकलेगी। इतना नोट करो। अब इसी में काम करेंगे हम, यहाँ पे L कर लेते हैं और LHL मतलब माइनस वाली आपको लिमिट का मान निकालना है। इसको हम रफ कर देते हैं, इसके आगे ही नोट करना है यहाँ से। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस है, प्लस के लिए हमने ट्रिक बताई थी, अस्मिका x की तरफ देखती हो, चर की तरफ। माइनस है तो ना देखती हो, अरे भैया प्लस है तो देखती हो, माइनस है तो ना देखती हो। देखो शर्त में, ये देखो अस्मिका नहीं देख रही है चर x की तरफ, नहीं देख रही है, तो इसका मान मतलब ये इसमें मिल गया, इसके सामने जो फलन का मान दिया गया है यूज करेंगे इसको और इसका मान निकालेंगे। ठीक है, देख लो यहाँ पे लिमिट
एच टेंस टू 0, ठीक है। अब रखेंगे जहाँ पे है साइन एक्स, देखो साइन तो चेंज नहीं होगा, केवल चर चेंज करना है, अपान में 0 माइनस एच। पहले सरल करो, उसके बाद में लिमिट यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का एच, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, साइन एच मिलेगा माइनस का एच, ये कट गया, ठीक है। अब इतना हम रफ कर देते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसको आगे हल करेंगे, तो देख लो लिमिट एच टेंस टू 0। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या मिला, साइन एच अपान एच मिला। अगर हम रफ कार्य की बात करें, रफ कार्य की, ये तब रफ कार्य करते हैं जब या तो फॉर्म 0 अपॉन 0 बने या फॉर्म बने इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो अगर लिमिट हटाएंगे एच के स्थान पे हम 0 रखेंगे, ऊपर कितना आएगा साइन 0 नीचे 0, साइन 0 का मान 0 और नीचे 0 पहले से, तो फॉर्म बन गई है 0 अपॉन 0। तो फॉर्म बन गई है 0 अपॉन 0, ठीक है। तब आपको अंश में अलग अवकलन करना है, हर में अलग करना है, वो भी एच के सापेक्ष। देखो अगर रफ कार्य नहीं करोगे तो यहाँ पर आएगी अगली लाइन में 0 अपॉन 0, और 0 अपॉन 0 क्या होता है बताओ, अनडिफाइंड होता है, ये आंसर शीट नहीं होती है 0 अपॉन 0। तो इसीलिए 0 अपॉन 0 आप नहीं छोड़ सकते हो। फॉर्म बन गई, अब आपको अवकलन करना है, चाहे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन जाए फिर भी आपको अवकलन करना होगा। अंश में अलग करना है, वो भी एच के सापेक्ष, हर में अलग करना है, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो लिमिट एच टेंस टू 0, साइन का क्या होता है अवकलन, कॉस होता है इसका 1, नीचे खत्म हो गया, एच खत्म हो गया, फॉर्म नहीं बनेगी। अब जो रफ कार्य करते हैं ना, अब नहीं होगा, अब डायरेक्ट ही लिमिट हटा देंगे और हम एच के स्थान पे 0 रख देंगे, कॉस 0 का मान 1। मेरे प्यारे बच्चों आंसर शीट तीनों की सेम निकली है, f0 की जो निकली है वही f0 प्लस 0 की निकली है, वही f0 माइनस 0 की निकली है, 1, तीनों की सेम निकली है। अब आपको लिख देना है ये जो फलन है x बराबर 0 पर संतत है, तो अतः x बराबर 0 पर fx संतत है। इतना नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया 6 का। इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगले प्रश्न की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो देख लो यहाँ पर क्या बोला गया है, खा में, ये तो हो ही गया। कहता है एक वृत्त दिया गया है तथा परवलय दिया गया है और एक्स अक्ष दिया गया है, मध्यवर्ती का मतलब बीच का क्षेत्रफल, मतलब नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तीनों के बीच का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। और आपको पता है पार्ट 8 जब पढ़ाया था ना, तो हमने आपको बताया था समाकलनों के अनुप्रयोग में, क्या बताया था बताओ? हमने यही बताया था आपको कि आपको सबसे पहले यही पहचानना है प्रश्न पहले प्रकार का है या दूसरे प्रकार का। क्योंकि दूसरे प्रकार का होगा प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं, पहले प्रकार का होगा तो डेटा लिख के डायरेक्ट ही डायग्राम बना के और लिमिट पता करके समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो चर x और y में एक समीकरण मिला है, यहाँ पे 2 मिले हैं, मतलब 2 मिल गए हैं चर x और y में समीकरण। तो ये दूसरे प्रकार का है, ठीक है, पार्ट 8 का ये प्रश्न है। अब आपको क्या करना है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। पहले लिख लो इनको, फिर उसके बाद प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं, ये लो लिख लो, क्या है, दिए गए वक्र का नाम अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपको लिख लेना है ये वृत्त है, ठीक है। इसको समीकरण 1 डाल लो और y² बराबर कितना है 4x, इसे समीकरण नंबर 2 डाल लो, ये है परवलय, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है।
तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए जो हमने ट्रिक बताई थी कई एक प्रश्न में हमने बताया था y की घात 1 देख लेते हैं, एक समीकरण 3 बनाते हैं। y की घात 1 देखो यहाँ पे अगर है तो मान निकालेंगे, नहीं है तो घात 2 में ही हल करेंगे। तो y की घात 1 कहीं नहीं मिला है, ठीक है। तब आपको करना क्या है, ये y स्क्वायर का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 से तो x स्क्वायर प्लस का 4x इक्वल 8x, ठीक है ना। y स्क्वायर का मान यहाँ पे रख दिया। अब इसको इस तरफ लाएंगे, घटाएंगे, 4x मिलेगा माइनस का, तो x कॉमन ले लो, तो x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से मिला 0, यहाँ से मिला 4, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस आता है। तो x का मान हमें मिला है 0 और 4, तो यहाँ पे रखना है, ठीक है। समीकरण 2 में रख लो, सरल पड़ेगा। समीकरण 1 में रखोगे थोड़ा सा कठिन मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो y स्क्वायर बराबर 4, पहले हमने क्या रखा 0, फिर हमने क्या रखा 4, ठीक है। यहाँ से घात हटी √0, क्योंकि यहाँ से 0 मिलेगा ना, यहाँ से घात हटी तो हमें प्लस माइनस लेना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मान को लेंगे, क्योंकि पता तो चलेगा वृत्त और परवलय आपस में कहाँ पे मिलेंगे, किस चतुर्थांश में मिलेंगे, तो इसीलिए प्लस माइनस आपको लेना है। तो 0 तो चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस, वो तो प्लस ही लेना पड़ता है। यहाँ पे देखो y बराबर प्लस माइनस 4, तो प्रतिच्छेद बिंदु हमें पता चल गए। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। देखो x का मान जब हमने 0 रखा तो y का मान हमें कितना मिला, 0 मिला, ठीक है। जब हमने x का मान 4 रखा तो y के मान हमें 2 मिले, पहले प्लस का 4 ले लो, फिर उसके बाद माइनस का 4 ले लो, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से हम इसे हटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं ऊपर। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। यही तो था जो हम बता रहे थे। जब x का मान हमने 4 रखा, y के मान 2 मिले, एक प्लस का 4 मिला और एक माइनस का 4 मिला, ठीक है। तो ये प्लस प्लस हो गया और ये मूल बिंदु और ये प्लस माइनस हो गया। कहने का मतलब है वृत्त और परवलय प्रथम चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में मिल जाएंगे और मूल बिंदु पर भी मिलेगा। इतना करने के बाद अब आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। समीकरण जो 1 है ना, यहीं से बना था, तो केंद्र और त्रिज्या पता कर लो, क्योंकि पता नहीं ना। तो समीकरण 1 दोबारा आपको लिखना है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर 8x। तो यहाँ पे क्या करना है, वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। तो यस और के केंद्र होता है और ये घात हटा के बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि यूज करना है, पूर्ण वर्ग विधि यूज करना है। इसको इस तरफ लाए। अब यहाँ से आधा करना है, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर जोड़ना है और घटाना है, होल स्क्वायर बनाना है ना, पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है। तो इसे ऐसे लिखो, 8 का आधा 4 हुआ, 4 का स्क्वायर जोड़ना है, 4 का स्क्वायर घटाना है बराबर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर x स्क्वायर प्लस का है तो x वाले दोनों पदों को जो आपने आधे का वर्ग जोड़ा है ना और घटाया है, तो आपको जोड़ने वाला देना है। अगर x स्क्वायर प्लस का है तो x वाले दोनों पदों को हम देंगे प्लस का, ठीक है, और होल स्क्वायर बनाना है। देखो ये बन गया, देखो बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ऐसे करके। अब देखो फिर क्या है, y माइनस 0, y माइनस के का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या है केवल y है तो y माइनस 0 कर लो, अब बराबर में इसको उस तरफ लिख लो। अब यहाँ से पता है h और k होता है, तो केंद्र हमें पता चल गया इसका, केंद्र 4,0, पहले x का लिखा जाता है फिर y का, त्रिज्या कितनी है 4, ठीक है। तो केंद्र और त्रिज्या से हम डायग्राम बना लेंगे। परवलय तो जानते हो, विषम घात देखते हैं, जिस चर पे विषम घात है उसी अक्ष पे परवलय बन जाता है। इतना नोट करने के बाद इसको हम रफ कर देते हैं। अब डायग्राम बनाएंगे, इसको भी रफ कर देते हैं।
देख लो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, आपको समझ में आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम वृत्त बना देते हैं। ये वृत्त है, ठीक है, और इसका केंद्र है, क्या केंद्र है बताइए? केंद्र है 4,0, यहाँ पे ले लो 4,0, ठीक है। ये एक्स अक्ष ले लो और ये क्या ले लो, वाई अक्ष, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, ये परवलय और खींच लेना है। विषम घात देखो किस चर पे है, एक्स पे है, और आपको पता है ये जो परवलय का समीकरण है किस रूप का है, y² बराबर प्लस का 4ax के रूप का। तो धनात्मक एक्स अक्ष पे आपको परवलय बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कट करेंगे इसको, समझ में आ रहा होगा। प्रतिच्छेद बिंदु से पता कर लिया, प्रथम चतुर्थांश में और मूल बिंदु पर और चतुर्थांश पे एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो ये आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों, ये लो, ठीक है। ये 4,4 और ये 4,-4 और यहाँ पे 0,0। ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। और आपको पता है हमें बताया गया है मध्यवर्ती का मतलब नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये एक्स अक्ष है, नंबर 3 इसे डाल देते हैं, मतलब 3 साइडों से छायांकित करना है। ये वृत्त हो गया, ये परवलय हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। तो एक्स अक्ष नीचे भी और ऊपर भी दोनों है। तो ये हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताया नहीं गया है कि प्रथम चतुर्थांश का निकालना है कि चतुर्थांश का निकालना है। देखो प्रश्न में कहीं लिखा है, जब प्रश्न में नहीं लिखा है तब आपको करना क्या है, पूरा निकालना है। पूरे का मतलब है हम ऊपर वाले निकाल लेंगे और नीचे वाले का निकल आएगा 2 का गुणा करके। देख लो, जैसे यहाँ पर इसको हम मिला देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंब डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ से पता नहीं चलेगा ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है। देखो एक फार्मूला लगता है घटाने वाला, और एक लगता है फार्मूला जोड़ने वाला। जोड़ने वाला कब लगता है, घटाने वाला कब लगता है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा, चाहे यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे देखा ये यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि वृत्त ऊपर है कि परवलय ऊपर है, केवल छायांकित देखना है, नीचे देखना नीचे से। तो छायांकित आपने देखा यहाँ पर, तो ये परवलय है और यहाँ पे वृत्त है। देखो सेम टू सेम नजर आ रहा होगा, देखो है, मतलब बराबर ऊंचाई जो है दोनों की समान है। जब ऊंचाई समान है तो ये जोड़ने वाला फार्मूला लगेगा। घटाने वाला तब लगता है पता चल जाए ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है। तो जब जोड़ने वाला फार्मूला लगता है तो लिमिट आपको अलग अलग लेनी है, तभी ये हमने लंब डाला है, ठीक है। तो हम इसका और इसका निकालेंगे, ठीक है। और पता है आपको कि अगर छायांकित सेम टू सेम है, मतलब बंटवारा बराबर हुआ है, तब आपको 2 का गुणा करना है, तो नीचे वाले का भी निकल आएगा। तो देख लो फार्मूला कौन सा लगाते हैं हम, अभीष्ट क्षेत्रफल। फार्मूला है a से b y1 dx प्लस c से d y2 dx। अब देखो यहाँ पे जैसे हमें इसकी पट्टी अलग काटना है, क्योंकि समाकलन उसका होता है जिस समीकरण में चर x और y हो, तो इसका भी समाकलन होगा, उसका भी होगा। तो जब इसका समाकलन करेंगे, इसका परवलय का, तो इसकी पट्टी अलग काटना है। dx के पहले बिंदु है, यहाँ से लोअर लिमिट, और बाद वाले बिंदु से अपर लिमिट मिल जाएगी। ये क्या है, वृत्त है, वृत्त का भी समाकलन करना है, तो इसके लिए पट्टी अलग काट लो, काट ली। तो इसके आगे जो बिंदु, यहाँ से लोअर लिमिट और यहाँ से अपर लिमिट मिल जाएगी।
तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है, और यहाँ से यहाँ तक 4 है, क्यों त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8,0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लिमिट लेना है। देखो 2 का गुणा और कर लो, क्योंकि नीचे वाले का भी निकल आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 0 से 4, ठीक है, लिमिट हो गई 0 से 4। ये हमने y1 ये लिया है इधर वाले का, और इसको y2। मेरे प्यारे बच्चों जब y1 आपने इसको लिया है तो घात हटेगी, रूट आ जाएगा। ठीक है, तो रूट 4x dx, अब प्लस, अब वृत्त यही तो है, तो हमने y2 ले लिया, तो आपको पता है कि 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये लिखना है आपको। जो हमने समीकरण 1 को पूर्व विधि से हमने बनाया था, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, तो आपको निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ से फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 का गुणा इसमें भी कर लो, और लिमिट हो जाएगी 4 से 8, तो 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये रूट में आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 4, क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है, मेरे पास स्पेस इतना नहीं है। ठीक है, इतना आ गया। चलो भाई आगे बढ़ाते हैं। आपको लिमिट भी पता चल गई, 2 का गुणा भी कर लिया, अब समाकलन करना है। इसको हम रफ कर देते हैं। डायग्राम आपको नोट कर लेना है, डायग्राम में जो भी लिखा है नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, समाकलन करो, तो 2 बाहर निकलेगा ना, 4 हो जाएगा बाहर। 0 से 4 रूट x का समाकलन करना है। यहाँ पर देख लो, ऐसे ही रखो, फार्मूला बता देंगे कौन सा लगेगा। 4 से 8, 4 का स्क्वायर x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये dx। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा देख लो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx बराबर होता है 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन a, और प्लस का c। ये फार्मूला लग जाएगा दूसरे वाले पद में। पहले वाले पद में समाकलन सरल है, 1/2 में 1 जोड़ो 3/2, घात है ना, उतनी घात का गुणा कर देना है, और जिस पद का समाकलन हो जाए उसकी लिमिट पक्की हो जाती है। चलो आ जाओ यहाँ पे, 2 तो ऐसे ही रखेंगे, 1/2 इंटू एक्स, रूट में वही लिखना है जिसका समाकलन कर रहे हो। देखो यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब जिस पद का समाकलन हो जाए उसकी लिमिट पक्की हो जाती है। यहाँ पे आ जाओ, प्लस 1/2 a स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, और साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x अपॉन a, x क्या है, x माइनस 4, a है 4, घात हटा के आपको लिखना है। इसमें भी लिमिट यूज कर लो, 0 से, मतलब लोअर लिमिट है 4 और अपर लिमिट है 8। ठीक है, अब ब्रैकेट यहाँ पे लगा लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे चर चेंज है, अवकलन करना है, वो भी अपान में। तो अवकलन करोगे x माइनस 4 का x माइनस 4 का अवकलन करोगे तो अपान में 1 निकलेगा, ना करो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो आगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, 8/3 गुणा कर लिया, 2 चाकू 8, अपर लिमिट रखो 4 की घात 3/2, लोअर लिमिट 0 की घात है 3/2। यहाँ पर क्या करना है, 1/2 कॉमन ले लो, तो 2 गुणे 1/2। ठीक है, अपर लिमिट रखो तो 8, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा, 8 में 4 गया, 4 का स्क्वायर, अपर लिमिट रख ली। अब माइनस के बाद में आपको लोअर लिमिट रखना है, यहाँ से लिख देते हैं। जब आपने यहाँ पे 4 रखा, ठीक है, और रूट के अंदर रखा यहाँ पे, तो 4 में 4 चला जाएगा ना, 0 मिलेगा, जो 4 का स्क्वायर ही मिलेगा, अपर माइनस लोअर। अब यहाँ पे देखो 1/2 कॉमन ले ही लिया है, ठीक है, यहाँ पे 16 मिलेगा। अब यहाँ पे रख लो, अपर लिमिट रखोगे 8, तो कितना मिलेगा, 4/4 का मतलब 1 मिलेगा।
चाहो तो 4/4 यहाँ पे लिख देते हैं, 4/4। अब लोअर लिमिट तो माइनस साइन इनवर्स रखोगे, 4 में से 4 जाएगा, 0/4 मिलेगा। ये हमने लिमिट का यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे देख लो 8/3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कर लो क्योंकि घात ऊपर वाली कट जाएगी ना। ठीक है, इससे यहाँ पे 0 आएगा, हटाओ इसे काट लो, प्लस यहाँ पे आ जाओ, ये 0 हो जाएगा पहला पद। दूसरा पद देखो यहाँ से कितना निकलेगा, बाहर 4 निकलेगा, 16 मिल गया। ठीक है, इस वाले पद से, और प्लस का 16, साइन इनवर्स कितना मिला, यहाँ पे 1 मिला और बाद वाला 0 मिला क्योंकि अंश में 0 है, नीचे हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो आंसर शीट 0 ही मिलेगी। इतना मिला है हमको। चलो यहाँ पे ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। देखो स्पेस मेरे पास इतना नहीं है तभी स्लो स्लो लिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 की घात 3 8, तो 64/3। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस माइनस माइनस का 16 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाओ प्लस का 16, मुख्य मान निकालो तो π/2 मिलेगा ना यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों एक काम करो, ये 16 है, ये 64/3 है, तो इसका जोड़ घटाव कर लो क्योंकि ये अचर पद है, ये भी अचर है लेकिन इसमें पाई है, तो 64 माइनस 48 प्लस ये काट लो, 8 पाई मिल गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आया, 14 में से 8 गए 6, 5 में 4 गया 1, प्लस का 8 पाई, ये वर्ग इकाई उत्तर निकला है। यहाँ से 8 कॉमन भी ले सकते हो, इसको हम रफ कर देते हैं। अगर यहाँ से चाहो 8 कॉमन लेके लिख दो, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। तो 8 ले लिया, 8 दूनी 16, ऐसे लिख सकते हो वर्ग इकाई। आपको लघुत्तम ले लेना है 3, बाहर लिख देना 2 प्लस का 3 पाई, ऐसे लिख सकते हो। कहीं पर उत्तर छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। हम आपको बताते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लो, प्रश्न देख लो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर लेते हैं गा। ठीक है, देख लो यहाँ पर बताया गया है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3 बिंदुओं से गुजरता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कितने बिंदु बताए गए हैं, 3। तो 3 बिंदु के लिए फार्मूला आपको पता ही होगा। देख लो यहाँ पे एक फार्मूला होता है सदिश रूप में, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ये सदिश रूप में फार्मूला होता है। कार्तीय रूप में देख लो, जब 3 बिंदु से होकर जाता है और आपको समतल का समीकरण ज्ञात करना हो तो दोनों फार्मूले आपको पता हो और कौन सा लगाना है हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ पे बता देते हैं फार्मूला, ये z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये फार्मूला लगाओगे इसमें ज़्यादा समय लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों इसमें ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 टेबल निकालना पड़ेंगे। और अगर बात करें इस वाले फार्मूले के, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें कम समय लगेगा। तो कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है, इसमें कम समय लगेगा। तो ये कार्तीय रूप वाला लगाओ। ठीक है, और देख लो प्रश्न में समतल का समीकरण जो ज्ञात करना है, सदिश रूप में ज्ञात करना है कि कार्तीय रूप में ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों हमको यहाँ पर बताया नहीं गया है प्रश्न में, केवल कहा गया है समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये नहीं बताया गया है
कि सदिश रूप में ज्ञात करना कि कार्तीय रूप में। जब ना बताया जाए तो दोनों रूप में आपको आंसर शीट निकालना है। तो यहाँ पे लिख लो बिंदुओं, क्या लिखना है, बिंदुओं। अब आपको बिंदु देख लेना है, ये लो, पहला जो है 111 है, दूसरा बिंदु है 6 4 फिर माइनस का 5 645, फिर कितना है 4 माइनस का 2 और 3। बिंदुओं से होकर जाने वाला लिखो समतल का कार्तीय रूप में समीकरण, कार्तीय रूप में समीकरण। ठीक है, होता है फार्मूला x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। अब यहाँ पे आ जाओ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब यहाँ पे आ जाओ x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 होता है बराबर 0। यहाँ पर x1 y1 z1 डाल दो, x2 y2 और z2 डाल दो, और यहाँ पर आपको x3 y3 और z3 डाल देना है। अब देखो कैसे मान रखना है, हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है x माइनस x1, तो पहला बिंदु यूज करो, x माइनस x1 हो गया, y माइनस y1 हो गया, z माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, अब -1 -1 और -1 प्लस 1 ऐसे ही रख लेना है, क्योंकि z1 y1 y1 x1 x2 और x3 का मान रखना है। तो x2 का मान कितना मिला हमको, 6 मिला, x3 का मान मिला है -4। अब y2 y3 का मान देख लो, y2 का मान 4 है और y3 का मान -2 है, तो 4 और -2। ठीक है, अब देखो z2 z3 का मान, z2 का मान -5 है और z3 का मान 3 है, चाहे प्रश्न से देख लो, -5 और 3। ठीक है, अब इसी को आगे हल किया जाएगा, इतना नोट कर लो जल्दी। अब यहाँ से आगे इसको हल करते हैं। ठीक है, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। पहले आपको जोड़ लेना है, घटा लेना है, उसके बाद प्रसार करना है। देख लो यहाँ पे, तो x माइनस का 1 है, y माइनस का 1 है, z प्लस का 1 है, यहाँ पे 5 मिला, यहाँ से 3 मिला और यहाँ से -4 मिला, यहाँ से -5 मिला, यहाँ से -3 मिला, यहाँ से 4 मिला। अब आपको प्रसार करना है, कॉमन नहीं मिला, पहली दूसरी पंक्ति में और तीसरी पंक्ति में मिला, कॉमन नहीं मिला, तो प्रसार कर दो। किसके सापेक्ष करोगे, R1 के सापेक्ष कर लो। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष यहाँ पे हम प्रसार करेंगे, तो चिन्ह तो आपको पता ही होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला अवयव उठाना है तो चिन्ह आपको क्या लेना है, प्लस, तो प्लस लिखते नहीं है। आप देखो इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा लो, गुणा करो क्रॉस इंटू 12, माइनस के बाद में 12 मिलेगा। ठीक है, फिर माइनस उठा लो, साड़ी का चिन्ह बाई -1 लिख दो। अब इसके बाद इसकी पंक्ति इसका स्तंभ चला गया, 4 पंचे 20, माइनस के बाद में 20 मिला। फिर आपको प्लस यहाँ से ले लेना है, z प्लस 1, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा लो, क्रॉस इंटू कर लो 15, माइनस के बाद में -15 मिलेगा, प्लस का 15 बराबर 0। तो पहले वाले पद से क्या मिला, 0, दूसरे वाले पद से हमको 0 मिला, तीसरे वाले पद से 0 मिला, मतलब 0 बराबर 0। तो कहने मतलब है यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। 0 को चाहे आप 0x कर लो, 0y कर लो, 0z कर लो, ठीक है, चाहे आप माइनस का यहाँ पे कर लो, चाहे यहाँ पे प्लस कर लो। तो इस प्रकार का आपको मिल जाए तो क्या बोलेंगे, अनंत समतल के समीकरण निकलेंगे, अनंत समतल के समीकरण, क्योंकि ये जो 3 बिंदु हैं ये संरेख हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे लिख दो, अतः समतल के अनंत समीकरण हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख लो, दिए गए
बिंदु संरेख हैं, दिए गए बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, नोट कर लो। अब इसको हम रफ करते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया, इसको हम रेबिट फाइल ले लेते हैं। अगले प्रश्न की ये बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो आप लोगों को दिख रहा होगा अगला प्रश्न क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। यहाँ पर जो बताया गया है, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत जेड दे दिया गया है, न्यूनतमीकरण कीजिए। ठीक है, न्यूनतम हमें जेड का मान निकालना है। ये पार्ट 12 से लिया गया है प्रश्न। ठीक है, आपको पता ही है कि ये प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, किस्मत अच्छी रही तो ये भी मिल जाएगा ऐसा, और हिंदी वाला भी मिल जाएगा। लेकिन हिंदी वाला कभी कभी नहीं भी आता है, ये तो आता ही है पार्ट 12 से, रैखिक प्रोग्रामन से। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर लो, अगला होगा घा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रश्न में अगर न्यूनतम लिखा है तो न्यूनतम जेड लिख लेना है सबसे पहले। क्या बताया है, 1.5x प्लस का 2.5y। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, व्यवरोध। तो व्यवरोध लिख लो, कितने हैं मेरे पास, x प्लस का 3y ग्रेटर देन इक्वल 3 है, x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल 2 है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। कितने हैं व्यवरोध गिन लो, 1 2 3 4 हैं। x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 3, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल 2, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। इसके बाद क्या करते हैं, आपको पता ही है, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर हटा देना है और बराबर यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि समीकरण का मतलब यही होता है, अंताखंड बनाना है। x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। तो अंताखंड बनाना है 3, नीचे हम ले आएंगे। अब लघुत्तम वापस कर दो, लघुत्तम वापस कर दो। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 कटेगा। अब थोड़ा यहाँ पे हम रफ करेंगे, थोड़ा रेबिट फाइल ले लेते हैं। ये लो रेबिट फाइल, ये रफ हो गया ना, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे आपको लिख लेना है, 3 से 3 काट लो, नीचे कितना मिलेगा 1। तो x के बटे 3 प्लस का y के बटे 1 बराबर 1। ये पहला अंताखंड बन गया, समीकरण नंबर 1 डालो। अब दूसरा जो है व्यवरोध, इससे बना लो अंताखंड। ग्रेटर है हटा देना है और बराबर यूज करना है। चलो भाई भाग लगा लो 2 का, तो डायरेक्ट बना लो, ये लो बन गया अंताखंड। अब यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ग्रेटर हटा के x बराबर 0 लिख देना, ये 3 हो गया। y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ग्रेटर हटा के y बराबर 0 यूज कर लो। फिर यहाँ पर बाद में क्या करते हैं, पुट z बराबर 0, यहाँ से बिंदु निकालते हैं, क्योंकि डब्बा बनाते हैं और उसी डब्बे से आंसर शीट पता चलेगी, मतलब बिंदु, न्यूनतम बिंदु पता चलेगा। जब बिंदु पता चलेगा तुरंत ही न्यूनतम z का मान पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 1.5x प्लस का 2.5y बराबर 0। तो 1.5x इक्वल माइनस का 2.5y, तो x के बटे y बराबर 2.5 अपान 1.5। दशमलव से दशमलव हटा लो तो x के बटे y 25/15, 5 3 15, नहीं 5 25 5 3 15। तो x कामा y कितना मिला यहाँ पे, माइनस का 5,3। ये बिंदु पता चल गया। अब इसको हम रफ करेंगे और डायग्राम की तैयारी करेंगे। आप लोग स्केल निकाल लो। अब डायग्राम बनवाते हैं, क्या बनवाते हैं, डायग्राम बनवाते हैं। चलो भाई रेडी हो जा भाई, स्केल निकाल लो। ये मेरी स्केल है, ठीक है, ये स्केल हमने निकाल ले। ये लो ऊर्ध्वाधर रेखा और ये है क्षैतिज रेखा, और आपको लिख देना है यहाँ पे बाई अक्ष
और यहाँ पे वाई डैश, यहाँ पे लिख देना है एक्स डैश और यहाँ पे लिख देना है एक्स अक्ष। चलो भाई थोड़ा और रफ कर देते हैं क्योंकि स्पेस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है गणित में। अंतराल लेना है, अपने पास से नहीं लेते हैं, अंतःखंड से लेते हैं। तो अंतःखंड में देखना है एक्स के बटे देखना है पहले। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, सही से लिख देते हैं यहाँ पे ये एक्स है, ठीक है, एक्स के बटे 2 है, यहाँ पे 3 है। अधिकतम तुम्हें कितना मिला? 3। धनात्मक है तो धनात्मक एक्स अक्ष पे आपको 3 लाइनें कर लेनी है, 1 2 3। वाई अक्ष पे देखो 1 2, अधिकतम 2 मिला, वो भी धनात्मक, ऊपर ले लो 1 2, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको अंतःखंड खींच लेना है। चलो भैया अंतःखंड खींच लेते हैं। यहाँ पे x के बटे 3 है, धनात्मक है, यहाँ पे मिल जाएगा। y के पान 1 है तो यहाँ पे मिल जाएगा 0,1। 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। 2 बिंदुओं से हम रेखा खींचेंगे, ये खींच गए, नंबर डालते रहना, नंबर 1। x के नीचे 2 है तो यहाँ पे मिल जाएगा 2,0। y के नीचे 2 है तो यहाँ पे मिल जाएगा। 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। आपको नंबर डालते रहना है। अरे भाई थोड़ा ये लो, ठीक है, नंबर 2, थोड़ा इसको हम रफ कर देते हैं। नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 कहाँ पे मिलेगा? बाई अक्ष पे मिल जाएगा नंबर 3, x बराबर 0। बाई बराबर 0 कहाँ पे मिलेगी? ये x अक्ष है ना, यहाँ पे मिल जाएगा नंबर 4, डाल दो। अब ये बिंदु, तो बिंदु में x का मान -5 है, y का मान 3 है, तो पीछे लेना है x का मान -5। देखो बिंदु के लिए आप अंतराल अलग ले लो, डब्बा छोटा बना लो चाहे बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बिंदु का अलग सिस्टम होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, इतनी दूरी पर ले लेते हैं। 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, और यहाँ पर मिल जाएगा हमको 5। थोड़ा ये लो। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको डब्बा बना लेना है। आपने बनाया -5 पे 3, तो 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। ये डब्बा बनेगा क्योंकि इसी से तो आंसर शीट निकलेगी। डब्बा आपको सही से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? -5,3, -5,3 पे ये डब्बा बना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 2 बिंदुओं से एक रेखा खींच जाती, खींच लो, ये जेड वाली है, ठीक है। अब आपको तीर लगाना है, तीर। देखो अंतःखंड के लिए ट्रिक है, ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगता है और लेस देन इक्वल पे अंदर तीर। तो पहला अंतःखंड किससे बना था? इससे बना था। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, तो ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाना है पहली रेखा के। तो नंबर 1 यही तो है, बाहर तीर का मतलब है मूल बिंदु के अपोजिट आपको तीर लगाना है, ठीक है, आपने लगा लिया। अब इसके बाद में दूसरा जो अंतःखंड बना था इससे बना था, यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल है, तो ग्रेटर देन इक्वल है नंबर 2 के बाहर तीर लगाओ, मतलब मूल बिंदु के अपोजिट आपको तीर लगाना है। लगा लिए तीर। और इसके तो जानते हो x बराबर 0, यहीं से तो लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल 0। इसके लिए ट्रिक नहीं है, आपको समझना है x का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है। किस तरफ लेना है? धनात्मक x अक्ष की ओर। तो नंबर 3 वाली रेखा के हमें तीर लगाना है उस तरफ, ठीक है, ये लग गया। अब इसके बाद में y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, इसके लिए भी ट्रिक नहीं है, समझना पड़ेगा। y का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है, ऊपर लेना है, ये तो नंबर 4 है, ऊपर लेना है, ये लो। अब बताओ कहाँ पे छायांकित होगा? कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों छायांकित होगा? हम आपको बताते हैं। जैसे इस रेखा ने क्या बोला है, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, यहाँ से इतना देखो, इतना, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ पर आ जाओ। इसने क्या बोला? इतना, देख लो, इतना। हम तार चढ़ा देते हैं इस पर। इसने यहाँ से यहाँ तक बोला, आगे होगा, पीछे छायांकित नहीं होगा। इसने क्या बोल दिया? यहाँ से यहाँ तक, ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। फिर ये नंबर 4 आपने डाला है ना, यहाँ पे नंबर 4 कर देते हैं। और ये तीर ये x अक्ष के हैं, ये तीर किसके हैं? x अक्ष के हैं, देख लो यहाँ पे तीर हैं जे। तो यहाँ से, फिर यहाँ से इसने बोल दिया ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा छायांकित। तो मेरे प्यारे बच्चों ये छायांकित होगा। ये मार्कर चेंज करके आपको बता रहे हैं कैसे छायांकित करना है, ये लो।
ये छायांकित हुआ है। मज़ा नहीं आया? चलो मज़ा भैया दिलाते हैं। ये लो गाढ़ा गाढ़ा छायांकित। अब नाम आपको लिख देना है यहाँ पे। इसका नाम क्या है? सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध का मतलब होता है अनबाउंडेड। तो यहाँ पे क्या लिखना है? अनबाउंडेड। ये अनबाउंडेड है। मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा छायांकित। अब छायांकित के आसपास बिंदु देखो, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। मार्कर दूसरा ले लेते हैं। तो 3 बिंदु मिले हैं छायांकित के आसपास। तो इनमें से ही एक बिंदु आपको मिलेगा, वही होगा न्यूनतम बिंदु। और जेड की रेखा पर आपको पटरी रखना है। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बता रहे हैं कि न्यूनतम बिंदु कैसे मिलेगा। ये रफ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको लिख लेना है न्यूनतम बिंदु। भाई मार्कर जो है भद्दा पड़ गया, भद्दा। न्यूनतम बिंदु। चलो यहाँ पे न्यूनतम बिंदु कैसे मिलेगा? पटरी निकाल लो भाई। पटरी जो है जेड वाली रेखा पर रख लो। अब जो सबसे पहले बिंदु मिलेगा, इन 3 में से जो पहले मिलेगा वही न्यूनतम बिंदु होगा। तो पटरी को आगे खिसकाओ। कौन सा पहले मिला? यही मिला ना। फिर देख लो दोबारा रिपीट। तो मेरे प्यारे बच्चों यही मिला है। समझ में आ गया? जो पहले बिंदु मिल जाए उसी को बोलते हैं न्यूनतम बिंदु। अगर प्रश्न में अधिकतम लिखा होता तो अधिकतम में देख लो, अधिकतम बिंदु ढूंढते, जो सबसे बाद में मिलता, सबसे बाद में ये मिलता। तो ये अधिकतम बिंदु है, ये न्यूनतम बिंदु है। एक बार फिर लास्ट बार बता देते हैं। ये लो, तो समांतर रेखा आपको खींच लेनी है। समांतर रेखा खींच लेनी। क्यों? समांतर रेखा से ये पता लग जाता है कि ये बिंदु जो है जेड की रेखा से कितनी दूरी पर है। चलो आगे और कर देते हैं, इसके भी इधर कर देते हैं नीचे, ठीक है। समांतर रेखा खींच ली। अब ये बताना है बिंदु आपको। पी डाल देते हैं। बता भैया, जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना ये डायग्राम, तब आपको सटीक मिलेगा कि जब लंब डालोगे यहाँ पर, तो लंब आपको देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो बीचा बीच में मिला, मतलब आपको मिला है 1.5 मिला। तो जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना, तो आपको ये लंब डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लाइनें खुद मिलेंगी खिंची खिंचाई। तो 1.5 मिला। यहाँ से बाई पे देख लो, बाई अक्ष पे लंब डालेंगे हम। यहाँ पे लंब डालना है। क्या डालना है मेरे प्यारे बच्चों? लंब डालना है। लेकिन आप लोग लंब ना डालना। क्यों? क्योंकि आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो लाइनें मिलेंगी, देख लेना। तो ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है? आधा। मतलब यहाँ पे आधे का मतलब क्या है? 0.5। ठीक है। तो न्यूनतम बिंदु हमको मिल गया है 1.5 और 0.5। तो x का मान मिला है 1.5 और y का मान मिला है 0.5। जब बिंदु मिल गया है तो न्यूनतम z का मान, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो रोक दे निकालने, तुरंत ही निकलेगा। 1.5x प्लस का 2.5 मान रखो। मान 1.5x का मान 1.5 प्लस 2.5 है, ठीक है। y का मान 0.5 है। मार्कर चेंज कर लेते हैं। 5 25, 15 का स्क्वायर बताओ, 225 होता ना, ठीक है। 1 2 के बाद दशमलव लगा लो, प्लस यहाँ पे देखो 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12 लगा लो भाई, ठीक है। समझ में आ रहा होगा जो हम आपको बता रहे हैं। 5 5 10 की 0, 2 2 4 1 5, 3.50 मिला। चाहो तो इसे लिख लो 3.5 भी लिख सकते हो। ये आंसर शीट आई है न्यूनतम जेड के, नोट कर लो। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई आ रही, इसको हम रफ कर देते हैं। रफ करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, तब तक आप लोग उसको नोट कर लो। उस तरफ देखो, हमने बहुत ये डार्क बना दिया ना,
डायग्राम। तो डार्क बनाया है तो उतनी ही मुसीबत से ये रफ होगा, तो इधर तो रफ हो जाएगा जल्दी। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है ये रिपीट प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा ये प्रश्न हो चुका है। कहाँ पे हो चुका है? सामने आप लोग देख लो। सामने जब आपने देखा तो यहाँ पे लिखा 2020 में सेट चौथा है, उसका कोड है 324XD, प्रश्न 5 में काढ़ा। तो इसको कर लेना, इसको कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे चा देख लो, चा ये प्रायिकता का प्रश्न है, प्रायिकता का। तो कहता ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले जाते हैं। एकों की संख्या की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता बंटन आपको टेबल बनाना है, x px ये टेबल बनाना है, और क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको प्रायिकता ज्ञात कर लेनी है, जिसकी प्रायिकता बंटन पूछ ले। ठीक है, इक्कों की संख्या की। सबसे पहले एक इक्का, क्योंकि 2 पत्ते बताए हैं, 2 पत्ते। उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना का मतलब बता देंगे पहले। एक इक्का निकालने की प्रायिकता, एक इक्का निकालने की प्रायिकता पहले यहाँ पे लिख लो। एक इक्का निकालने की प्रायिकता बताओ भैया। कुल परिस्थितियां कितनी हैं यहाँ पे? कुल हैं, ये देखो कुल हैं 52। अब इक्का के पत्ते बताओ पूरी गड्ढे में। 4 होते हैं, 4। तो कट्टा पिट्टी कर लो, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 3 12। अब यहाँ पे क्या लिख लो? इक्का ना होने की प्रायिकता, इक्का ना निकालने की प्रायिकता, इक्का ना निकालने की प्रायिकता। तो 1 में से माइनस कर दो, इतना तो जानते हो। पी प्लस का पी डैश बराबर क्या होता है? ये है की प्रायिकता है, ये नहीं की प्रायिकता है। अगर आपको है की पता है, नहीं की 1 में से माइनस करना है तो नहीं की प्रायिकता पता लग जाती है। तो भैया 1 में से माइनस करेंगे ना तो 12/13। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है? यादृच्छिक चर निकालना है। यहाँ पे लिख लो यादृच्छिक चर किसके लिए? इक्कों के लिए। यादृच्छिक चर का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं संभव मान। देखो कैसे संभव मान निकलेंगे। 2 पत्ते आपको निकालना है, यही प्रश्न में बोला है। दोनों ही इक्का ना हो, ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे आपको 0 रखना है। अब दूसरी स्थिति देखो, 2 पत्ते फिर निकालना है। पहला इक्का होगा, दूसरा नहीं होगा। देख लो यहाँ पे, फिर पहला इक्का नहीं होगा, दूसरा होगा। तो यहाँ पर 2 पत्ते निकाले और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला इक्का है, दूसरा नहीं होगा। पहला इक्का नहीं होगा, दूसरा होगा। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लिखना है? 1 1 लिखना है। ठीक है, 2 बार, 1 और 1। अब आगे देखना है। अब इस बार फिर आपको 2 पत्ते निकालना है और दोनों ही इक्का हों, दोनों ही इक्का हों तो आपको यहाँ पे 2 लिख देना है। ऐसे करके यादृच्छिक चर x का मान निकालते हैं, संभव मान बोलते हैं। अब यहाँ पे 1 1 2 बार लिखा है, इसका भी मतलब हम आपको बता देंगे। पहले यहाँ पर लिख दो 1 1 2 बार है, 1 बार आपको लिखना है। अब आपको मान निकालना है px बराबर 0। इसका मतलब क्या बताया था?
कोई इक्का ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी प्रायिकता बतानी है, कोई इक्का ना हो। अब दो पत्ते आपको निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ये पढ़ा है ना। नाम बताओ इसका। अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं, देखो यहां पे, अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो क्या होता है, दो या दो से ज्यादा घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तो गुणा होता है, गुणा। तो यहां पर भी आपको गुणा करना है, दो पत्ते निकालना है और दोनों ही इक्का ना हो। तो देख लो, इक्का ना निकालने की प्रायिकता 12/13 आपको यहां पे लिख देना है। ठीक है, एक पत्ता निकाल लिया जो इक्का नहीं है, आपको दूसरा पत्ता निकालना है। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, प्रतिस्थापना। प्रतिस्थापित का मतलब होता है आपने एक पत्ता निकाला है, अब दूसरा निकालोगे, जो पहला निकाला है वो रखने के बाद ही दूसरा निकालना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बताओ, कम तो होगा नहीं, वही यही आपको रख लेना है। प्रतिस्थापना लिखा है, हमने आपको पिछली कई क्लास में बता चुके हैं। प्रतिस्थापित का मतलब होता है मिलावट। एक पत्ता निकाला है, दूसरा जब निकालोगे पहला वापस रखना है, फिर दूसरा निकालोगे तो उतनी ही प्रायिकता निकलेगी, तो इतनी ही आपको रख लेना है यहां पे। ठीक है ना, तो कितना आएगा, 144/169। अब यहां पे देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं, ये क्वेश्चन। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां से नहीं, यहां से देखना है। px बराबर 1। अब ये हम आपको समझाएंगे, ये 1 का 1 दो बार क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर या करके स्थितियां बनती हैं। जब या करके बनती हैं तो प्लस करना पड़ता है। देखो, एक का मतलब है दो पत्ते निकालना हो, एक इक्का निकलेगा जिसमें, तो देख लो यहां पे केवल एक पत्ता या फिर एक इक्का, केवल एक इक्का हो, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो यहां पे देखो 1 का मतलब है ये है, दो स्थितियां यहां पे बन जाएंगी या करके। देखो, पहला इक्का हो, दूसरा ना हो। ठीक है, क्या पता दूसरा इक्का हो, पहला ना हो। समझ रहे, दो पत्ते निकालेंगे, 100% निकालेंगे, लेकिन सिचुएशन आपको समझनी है। यहां पर बताया गया केवल एक इक्का हो, तो पहला इक्का हो दूसरा ना हो, क्या पता दूसरा इक्का हो पहला ना हो। तो इसलिए आपको यहां पे समझना है 1, क्यों लिखा, क्योंकि दो पद इससे बनेंगे। तो देख लो, इक्का, ये टिक लगा, इक्का होने की प्रायिकता देखो 1/13। ठीक है, अब यहां पर देखो, इक्का ना निकालने की प्रायिकता 12/13। ठीक है ना, कम नहीं करेंगे क्योंकि प्रतिस्थापित है ना, मिलावट। आपने पत्ता निकाला, दूसरा जब निकालोगे पहला वापस रखने के बाद ही निकालोगे, तो इसीलिए 13 का 13 ही रहेगा। अब यहां पे देखो, तो इसका मतलब यही तो है, इक्का ना निकालने की प्रायिकता 12/13। अब इक्का निकालने की प्रायिकता 1/13। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं। यहां पे कितना मिलेगा, 12/169 प्लस 12/169। लघुत्तम सेम है, डायरेक्ट जोड़ लो। ठीक है, अब px बराबर 2, इसका मतलब क्या है, x बराबर जब 2 लिखा है, इसका मतलब है दोनों ही इक्का हो। यहां पे लिख लो, दोनों ही इक्का हूं। थोड़ा यहां से लिख देते हैं। ठीक है, दोनों ही इक्का हूं। तो ऐसी सिचुएशन में कितने पद बनेंगे, दो एक बार है तो एक ही पद बनेगा, दोनों ही इक्का हूं और दो ही पत्ते निकालेंगे। ठीक है, लिख दो कितना, 1/13, 1/13। ठीक है ना, 169 आएगा नहीं नीचे। ठीक है, अब प्रायिकता बंटन आपको बना लेनी है, तो यहां पे लिख देते हैं प्रायिकता
बंटन, मतलब टेबल आपको बनाना है, यहां पे बना दें, ठीक है। ये x हो गया और यहाँ पे आपको px लिख देना है, 0 फिर 1 फिर 2, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा। ये टेबल बताएंगे टेबल सही बनी कि गलत बनी। यहाँ पे देखो 0 पर प्रायिकता कितनी निकली थी, 144/169। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आपको समझना है 144/169, ठीक है। ये 1 है, 1 के लिए कितनी निकली थी, 24/169, तो 24/169। फिर उसके बाद में 2 पर देखो कितनी निकली थी, 1/169। ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। ये टेबल सही है कि गलत है। जो px है ना, इसका योगफल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सिग्मा का मतलब है जोड़ना, जोड़ेंगे, इधर दिखा रहे हैं सही है टेबल या गलत है। 144/169 प्लस 24/169 प्लस 2/169, जोड़ो कितना हो जाएगा, 1 है यहाँ पे, ठीक है। 25 और 144, 169/169, काटो 1 आ गया। तो मतलब 1 अगर आता है, ये px के मान जब जोड़ेंगे 1 आता है, तो प्रायिकता बंटन जो टेबल बनी है वो सही बनी है। इसका मतलब यही है, ठीक है ना। तो इस क्लास में हमने प्रश्न 5 तक कंप्लीट करवा दिए। अब अगली क्लास में लाएंगे, इसके आगे के प्रश्न हल करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।